साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, चेक बाउंस के रिलेटेड एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बात करना चाहूंगा और वो है चेक का दुरुपयोग। जनरली आज की तारीख में देश की सभी अदालतों में यदि सबसे ज्यादा कोई चेक बाउंस के कोई मुकदमे पेंडिंग है तो वह है चेक बाउंस के मुकदमे। और चेक बाउंस के मामले में ज्यादातर जो एक्यूज्ड है उनका केवल एक और एक ही शब्द कहना होता है कि हमारे चेक का दुरुपयोग किया गया। तो उस चेक के दुरुपयोग के केस को वो लास्ट स्टेज तक लीड भी करते हैं, लेकिन नतीजा ये आता है कि उनके पक्ष में हार आती है। उन्हें 2 साल तक के कारावास और चेक से दुगुनी राशि तक के जुर्माने से दंडित किया जाता है। आप जिन जिन मामलों में एक्यूज्ड ने इस आधार को लिया है कि हमारे चेक का दुरुपयोग हुआ है, उस जजमेंट को निकाल के पढ़िए कि उस जजमेंट में क्या लिखा है। जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि एक्यूज्ड ने बताया कि उसके चेक का दुरुपयोग किया है, लेकिन उसने चेक के दुरुपयोग किए जाने के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की, न ही कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया पत्रावली पे जो ये साबित कर पाए कि सामने वाले व्यक्ति ने यानी कि कंप्लेनेंट ने, परिवादी ने चेक का मिसयूज किया, चेक का दुरुपयोग किया। तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आपके चेक का दुरुपयोग होता है तो आपको चुप नहीं बैठना है। जनरली जब भी कोई व्यक्ति चेक बाउंस का केस फाइल करता है तो सबसे पहले वह चेक को बैंक में प्रेजेंट करता है। चेक को जब बैंक में प्रेजेंट किया जाता है और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में यह चेक लगा है। तो फर्स्ट इंटीमेशन आपको चेक लगने की आ गई। वहां पर यदि कोई डिस्प्यूट है तो आप तुरंत ही चेक को होल्ड करा सकते हैं, चेक को स्टॉप करा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप लापरवाही करते हैं और ध्यान रखते ही नहीं है। अब चेक आपके खाते से बाउंस हो गया, बाउंसिंग चार्जेस कट गए और उसके बाद जब आपको चेक का नोटिस आता है तो जनरली आपको लगता है कि नोटिस को नहीं लेना चाहिए और यही गलती होती है, क्योंकि जब भी चेक बाउंस का नोटिस आएगा तो वह कोर्ट के द्वारा नहीं आएगा और न ही कंप्लेनेंट यानी कि परिवादी द्वारा आएगा, वह आएगा कंप्लेनेंट के एडवोकेट की तरफ से, जिस लिफाफे पे केवल आपका नाम और भेजने वाले में एडवोकेट का नाम लिखा होगा। जनरली लोग नोटिसेस को लेने से बचते हैं, चाहे वह कोर्ट का नोटिस हो या फिर वकील का नोटिस, और यही आपकी पहली गलती होती है कि आप चेक नोटिस आपने लिया ही नहीं। यदि आप नोटिस ले लेते, यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि आप किसी भी रिमार्क के साथ उस नोटिस को यदि वापस भी भेज देते हैं तो आपके केस पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, यह माना जाएगा कि आपने जानबूझकर चेक नहीं लिया है। तो जैसे ही नोटिस नहीं लिया है, जैसे ही आप नोटिस लेंगे, जब आप नोटिस को खोलेंगे और नोटिस को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या चेक उस व्यक्ति ने बाउंस करा दिया जिसको आप जानते ही नहीं है, या चेक उस व्यक्ति ने बाउंस करा दिया जिसके पास आपके सिक्योरिटी पे थे चेक पड़े हुए थे जिसको कि आपने राशि लौटा दी है, या चेक जिस व्यक्ति ने बाउंस किया है वह मांग तो आपसे मामूली सी राशि रहा है और उसने लाखों रुपए का चेक बाउंस करा दिया। जब आप चेक बाउंस नोटिस को पढ़ोगे तो ही आपके सामने क्लियर होगा कि चेक का दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अब जब आपको मालूम पड़ गया कि चेक का दुरुपयोग हुआ है तो वहां पर वकील के थ्रू जो आपको 138 NI एक्ट का नोटिस आया है, आपको उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको देना है और सामने वाले को स्पष्ट इंटीमेट करना है कि भाई तुमने इस तरीके से चेक का दुरुपयोग किया है, जो चेक तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 15 दिन के भीतर मुझे लौटा दे, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आपने नोटिस का जवाब भेज दिया। नोटिस का जवाब भेजने के बाद आप कभी ये आशा मत करो कि आपको उस नोटिस का रिप्लाई आएगा और सामने वाला व्यक्ति केस फाइल नहीं करेगा, क्योंकि
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 यह प्रिज्यूम करती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आपका चेक है, मतलब आपको कोई राशि उसको देनी है, आपका विधिक दायित्व बनता है। ऐसी अवस्था के अंदर आपने जो नोटिस दिया उसकी लिमिटेशन निकलने के बाद आपको चुप नहीं बैठना है। आपको नजदीकी जो भी आपका पुलिस थाना है वहां पर चेक के दुरुपयोग बाबत, चेक के मिसयूज के बाबत या जो रियल कंडीशन है उस कंडीशन के बाबत, जिस व्यक्ति को आपने जानते ही नहीं उसने चेक बाउंस कराया तो उसके मामले में जो भी आपके मजबूत आधार है उन मजबूत आधार पर आपको पुलिस थाने के अंदर एक रिपोर्ट देनी है। और बेहतर यह होगा कि वह रिपोर्ट आप अपने वकील के माध्यम से बनवाएं ताकि वह सदी हुई भाषा में अच्छी ड्राफ्टिंग आपके लिए कर सके। अब मान लीजिए कि आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी, तो यह भी आप मान लीजिए कि पुलिस द्वारा उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, न ही कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि जनरली ऐसे मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वेट करूं। नहीं, 7 दिन के अंदर यदि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब आपको कोर्ट के माध्यम से एफआईआर लानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि आप उस जिले के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो कि हायर अथॉरिटीज है, आप उनको भी कंप्लेंट फाइल करें। आप उन्हें कहें कि पुलिस थाने में यह रिपोर्ट मैंने इस तारीख को दी, इतने दिन होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, आप एफआईआर दर्ज करने का आदेश दो। जब पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा यदि एफआईआर का आदेश दे दिया जाता है तो दी बेस्ट, और यदि उनके द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में आप सीआरपीसी 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप कोर्ट में इस्तगासा फाइल कर सकते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। यानी कि यदि आपके चेक का दुरुपयोग हुआ है और जिन आधारों पर आप प्रमाणित कर सकते हैं कि आपके चेक का दुरुपयोग हुआ है, तो वहां पर आपको यह सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब आप ये कार्रवाई करेंगे तो उस कार्रवाई के दौरान जो भी कार्रवाई होती है उसमें आप आरटीआई के जरिए जानकारी ले सकते हैं। यदि उस मामले में एफआर पेश होती है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चालान पेश होता है तो चालान की सर्टिफाइड कॉपी लेकर जब आप 138 एनआई एक्ट का केस लड़ेंगे तो डिफेंस में ये आपके एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनेंगे जो आपको केस जिताएंगे। जनरली इस मामले के अंदर अवेयर होने की जरूरत एक्यूज्ड को है। यदि आपका चेक बाउंस हुआ है और गलत आधारों पे हुआ है, मिथ्या हुआ है, चेक का दुरुपयोग हुआ है, तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और यदि आपके पास जो भी साक्ष्य इस संबंध में जो भी लिखा पड़ी है, कोई व्हाट्सएप चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई दूसरी डिटेल है, चेक पे फर्जी सिग्नेचर है, जो भी चीज है वह आप अपने कंप्लेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप यह कार्रवाई करेंगे तो कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते हैं और व्यक्ति खुद ब खुद आपके चेक का केस विड्रॉल कर लेगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर आप ये सारी कार्रवाई करते हैं और आपके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा चलता है तो ऐसी अवस्था में आप डिफेंस के अंदर वह सारे डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। बाकी यदि आप ये सोचते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के अंदर साबित करेंगे तो वहां क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर खैर वकील द्वारा बेहतर से बेहतर क्वेश्चन किए जाते हैं जहां पर सच सामने निकल के आता है। लेकिन यहां पर कानूनी कार्रवाई करना जो दूसरी आपको बताइए वह बेहद ही आवश्यक है यदि आपके चेक का दुरुपयोग हुआ है तो, यदि आप चेक का केस जीतना चाहते हैं तो। और उन्हीं आधारों पर 138 एनआई एक्ट के स्पेशलिस्ट वकील से मिलकर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी तैयार करने चाहिए। आपके वकील साहब तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन यदि आपका चेक बाउंस का मामला बड़ा है तो आपको दूसरे वकीलों से भी राय लेनी चाहिए। और स्पेशली क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको बेहतरीन 100, 150, 200 क्वेश्चन तैयार कराने चाहिए जिससे कि आपको आपके चेक के केस के मामले में राहत प्रदान करे और आप झूठा चेक बाउंस का मुकदमा जीत पाओ। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे इसी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें पहली बार देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा इस प्रकार के जो भी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पोस्ट हो सबसे पहले आप उनको देख पाए। उम्मीद है सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय मेवाड़।